दोस्तों आज हम क्रिस्टोफर मार्लो की पोइम द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो यह पोइम क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले डॉक्टर फॉस्टस का ही एक हिस्सा है। यह पोइम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और यह पोइम इस प्ले के एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में आती है। डॉक्टर फॉस्टस प्ले 1589 से 1592 के बीच में लिखा गया था। यह पोइम डॉक्टर फॉस्टस प्ले के मुख्य किरदार फॉस्टस, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होते हैं, उनका ये एक डायलॉग है। इस प्ले का मुख्य किरदार फॉस्टस एक डॉक्टर होता है जो एक महान विद्वान होता है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा, अहंकार और विलासी जीवन के कारण पतित हो जाता है। इस प्ले में वह शैतान को अपनी आत्मा एक शर्त पर सौंप देने का वादा करता है कि उसे पृथ्वी पर 24 वर्ष के लिए और रहने दिया जाएगा और इन 24 वर्षों के दौरान उसकी समस्त इच्छाएं पूरी की जाएगी। इन 24 वर्षों के दौरान फॉस्टस विलासी जीवन जीता है और पूरी दुनिया को अपने वश में करने के लिए तंत्र मंत्र, काला जादू सीखता है। अपने साथियों के कहने पर वह हेलन की आत्मा को बुलाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में हेलन को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत माना जाता है। उसकी शादी ग्रीस के स्पार्टा राज्य के किंग मेनेलोस से हो जाती है, लेकिन ट्रोय के राजकुमार पेरिस से उसे प्यार हो जाता है और वो उसे भगा कर ले जाता है, जिसके कारण स्पार्टा का किंग मेनेलोस अपने भाई एगममनोन, जो कि ग्रीस के मसीनी राज्य का किंग है, उसकी लीडरशिप, उसकी अगुवाई में ग्रीस के 1000 समुद्री जहाज स्पार्टा की रानी हेलन को वापस लाने के लिए अभियान पर निकलते हैं और ग्रीस व ट्रोय के बीच भयंकर युद्ध होता है, जो ग्रीक माइथोलॉजी में ट्रोजन वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में ट्रोय की आसमान को छूती हुई इमारतें, मीनारें जलाकर गिरा दी गई थी। दोस्तों, ट्रोजन वॉर पर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें इस वॉर को हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर फॉस्टस अपने साथियों के कहने पर हेलन की आत्मा को बुलाता है और जब हेलन डॉक्टर फॉस्टस के सामने प्रकट होती है तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है और इसी के साथ इस पोएम की शुरुआत होती है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। ये है इस पोएम की शुरुआती लाइंस। तो शुरू करते हैं। Was this the face that launched 1000 ships and burnt the topless towers of Ilion? क्या यही वो चेहरा है जिसकी खातिर 1000 समुद्री जहाज ट्रोय पर आक्रमण करने के लिए निकले थे और ट्रोय की ऊंची ऊंची इमारतों को जला दिया था। यहाँ टॉपलेस से मतलब है कि ट्रोय की इमारतें इतनी ऊंची थी कि उनका ऊपरी हिस्सा यानी टॉप बादल को छूने के कारण दिखाई नहीं पड़ता था। और इलियम ट्रोय का ही रोमन माइथोलॉजी में एक दूसरा नाम है, यानी इलियम से मतलब ट्रोय। स्वीट हेलन मेक मी इमोर्टल विद ए किस, अर्थात कि है स्वीट हेलन, मुझे एक किस यानी चुंबन देकर अमर कर दो। हर लिप्स सक फॉर्थ माई सोल शी वेयर इट फ्लाइज, कि उसके होठों ने मेरी आत्मा को बाहर खींच लिया है। सक फोर्थ का मतलब बाहर खींच लेना। दरअसल फॉस्टस हेलन की खूबसूरती को देखकर पागल हो गया है और वह कह रहा है कि तुम्हारे होठ ने मेरी आत्मा को बाहर की तरफ खींच लिया है, तुम मुझे एक चुंबन देकर अमर कर दो। आगे कहता है, कम हेलन कम गिव मी माई सोल अगेन, कि आओ हेलन आओ, मुझे मेरी आत्मा दे दो। हियर विल आई ड्वेल फॉर हेवन इज इन दीज लिप्स, कि मैं यहीं रहूँगा, इन होठों में ही स्वर्ग है। ड्वेल का मतलब निवास करना यानी रहना और हेवन का मतलब है स्वर्ग। एंड ऑल इज ड्रॉस दैट इज नॉट हेलेना, और वो सब निर्थक है, वर्थलेस है, जो तुम्हारे यानी हेलन के शरीर का हिस्सा नहीं है। फॉस्टस हेलन को किस करके उसके शरीर का हिस्सा बनना चाहता है और अमर बनना चाहता है। उसे लगता है कि जो उसके शरीर का हिस्सा नहीं है वो सब व्यर्थ है, निर्थक है। ड्रोस का मतलब व्यर्थ या निर्थक। आगे फॉस्टस कहता है, आई विल बी पेरिस एंड फॉर लव ऑफ दी, कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए पेरिस बन जाऊंगा। इंस्टीड ऑफ ट्रोय सेल विटनबर्ग बी सैक्ड, भले ही इसके लिए ट्रोय के स्थान पर विटनबर्ग नष्ट हो जाए। इन दो लाइंस में पोइट के कहने का अभिप्राय है कि फॉस्टस हेलन के प्यार को पाने के लिए ट्रोय के राजकुमार पेरिस की तरह अपने खुद के शहर विटनबर्ग तक की बलि देने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि भले ही उसका शहर तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन उसे हेलन का प्यार मिल जाए। यहाँ सेक्ट का मतलब नष्ट होना, तबाह हो जाना। एंड आई विल कॉम्बैट विद वीक मेनेलोस,
और मैं उस कमज़ोर मेनेलोस से मुकाबला करूंगा। ये मेनेलोस वही है जो स्पार्टा का किंग है और हेलन का हस्बैंड है। यहाँ कॉम्बैट का मतलब है मुकाबला करना। आगे कहता है एंड वियर दाई कलर्स ऑन माई प्लम्ड क्रेस्ट, और मैं उसके पंखों वाली कलंगी के साथ यूनानी सेना का ध्वज धारण करूंगा। यहाँ कलर्स का मतलब सेना का झंडा। जब कलर प्लूरल में हो तो उसका मीनिंग सेना का झंडा होता है, लेकिन जब ये सिंगुलर में हो तब इसका मीनिंग रंग होता है। और प्लम्ड का मतलब पंखों वाली और क्रेस्ट का मतलब कलंगी। इन दो लाइंस में फोस्टस कहना चाहते हैं कि वो हेलन को पाने के लिए उसके कमज़ोर पति मेनेलोस से भी मुकाबला कर लेगा और उसे मारकर उसके सिर का ताज, जिसके ऊपर पंखों वाली कलंगी होती है, को धारण कर सेना का झंडा फहराएगा या धारण करेगा। उस समय की ग्रीक आर्मी सिर पर जो हेलमेट पहनती थी उस पर पंखों वाली कलंगी होती थी। इसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। देखते हैं आगे। या आई विल वाउंड अकिलीस इन द हील एंड देन रिटर्न टू हेलन फॉर ए किस। इन लाइंस में वो कहता है कि हाँ, मैं अकिलीस की हील को यानी उसकी एड़ी को जख्मी कर मारूंगा और फिर मैं किस करने के लिए हेलन के पास जाऊंगा। यहाँ अकिलीस की हील को जख्मी कर उसको मारने के पीछे की कहानी ये है कि अकिलीस ट्रोजन वॉर में यूनानी सेना की तरफ से लड़ने वाला एक बहादुर सैनिक था, जो यूनान के समस्त राज्यों की सेना में सबसे बहादुर सैनिक था। ये थेटिस नाम की एक जलदेवी का पुत्र था। इसके बारे में बचपन में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये जवानी में ही मर जाएगा। इसलिए इसकी माँ थेटिस ने बचपन में ही इसे स्टिक्स नदी में इसे डुबोकर निकाला था, जिसके कारण इसके शरीर पर कहीं पर भी आक्रमण करके इसे नहीं मारा जा सकता था। लेकिन इसके शरीर के एंकल के नीचे का भाग यानी इसकी हील उस स्टिक्स नदी में नहीं डूब पाई थी, जिसके कारण इसके निचले हिस्से यानी हील वाला हिस्सा नदी में नहीं डूब पाने के कारण नदी का पानी उसकी हील पर नहीं लगा था, जिसके कारण ये हील उसकी कमज़ोरी थी और उसकी हील को जख्मी करके उसकी एड़ी के ऊपर वार करके ही उसको मारा जा सकता था। और इसी स्टोरी से एक ईडियम अकीलस हील बन गई, जिसका मतलब होता है इंसान की कमज़ोरी यानी वीक पॉइंट ऑफ ए पर्सन। इस ईडियम को भी याद रखना, अकीलस हील जिसका मतलब होता है वीक पॉइंट ऑफ ए पर्सन। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं आगे। ओह दाउ आर्ट फेयर देन द इवनिंग एयर क्लेड इन द ब्यूटी ऑफ ए थाउजेंड स्टार्स। इन लाइंस में वो कहता है कि अरे तुम तो शाम के समय के आकाश से भी सुंदर हो, जो हजारों तारों की सुंदरता को धारण किए हुए होता है। इन लाइंस में फोस्टस ने हेलेना की खूबसूरती को शाम के समय जब आकाश में हजारों तारे होते तब वो कितना सुंदर दिखाई देता है, उसकी खूबसूरती से भी कहीं अधिक बताया है। यहाँ एयर का मतलब आकाश व क्लेड का मतलब धारण करना। आगे कहता है ब्राइटर आर्ट दाउ देन फ्लेमिंग जुपिटर व्हेन ही अपीयर्ड टू हैप्लेस शेमिल, कि जब जुपिटर अपनी प्रेमिका शेमिल के सामने जिस शानदार वैभव से प्रकट हुआ था, तुम तो उससे भी ज़्यादा या उसकी तुलना में ज़्यादा ब्राइट या चमकदार हो। जुपिटर को तूफानों का देवता, बिजली का देवता, आकाश का देवता कहा जाता है। इनको फ्लेमिंग यानी प्रज्वलित बताया गया है। वह इनकी प्रेमिका शेमिल को हैपलेस यानी अभागी बताया गया है। इसके पीछे की कहानी ये कि जब जुपिटर अपनी प्रेमिका शेमिल से मिलने जाता है तो उसका वैभव इतना शानदार, इतना चमकदार व इतना प्रज्वलित होता है कि उसकी प्रेमिका ही इस चमक में जलकर राख हो जाती है। इसलिए उसकी प्रेमिका शेमिल को हेल्पलेस यानी अभागी बताया गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ द स्काई इन वांटन आर्थेसाज एजोर्ड आर्म्स। इन लाइंस में फोस्टस हेलन को मोनार्क ऑफ द स्काई यानी आकाश के राजा यानी कि सूर्यदेव अपोलो से तुलना करता है और उसे सूर्यदेव अपोलो से ज़्यादा लवली बताता है और कहता है कि तुम तो सूर्यदेव अपोलो से ज़्यादा लवली हो, जब वो चंचल जलपरी आर्थेसा की बाहों में उसे प्रेम कर रहा था। यहाँ वांटन का मतलब चंचल व एजोर्ड का मतलब नीला। इन लाइंस में पोइट इस जलपरी को नीला बताता है क्योंकि उस पर आकाश का निरंतर प्रतिबिंब पड़ते रहने से उसका रंग नीला पड़ गया था, इसलिए इसे नीला बताया गया है। इसके अलावा यहाँ आर्थेसा का अपोलो से प्यार पोइट मार्लो की खुद की कल्पना है। वास्तव में आर्थेसा नदी के देवता अल्फियस की प्रेमिका होती है। आगे कहता है एंड नन बट दाउ शैल्ट बी माई पैरामर,
अर्थात कि मेरी प्रेमिका कोई और नहीं, मेरी प्रेमिका तो तुम ही बनोगी। यहाँ पैरामर का मतलब प्रेमिका। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।